Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the capacitance of parallel plate capacitor when filled partially the dielectric material. अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने जा रहे हैं तब जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो देखिएगा दो तरीके हैं इसके, पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो और जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो पहले ये कर लेते हैं, फर्स्ट केस पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो और दूसरा केस है आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो पहला केस हम कर रहे हैं पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा। ठीक है ना, तो ये पहला केस है। तो मान लेते हैं कि ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें ए व बी है। जब इसको प्रेरण क्रिया द्वारा +q आवेश देंगे तो इसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर इतना ही धनावेश, लेकिन बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी है तो संपूर्ण धनावेश उदासीन हो जाएगा पृथ्वी के द्वारा। ये प्लेटों के बीच की दूरी है और इसके बीच में पूरे में प्लेटों के बीच में पूरे संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। क्लियर। तो देखिएगा ये इस तरीके से संधारित्र है जिसकी प्लेटें इस तरीके से हैं। अब अगर इसके बीच में पूरे में परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए समान तरह का इस तरीके से, तो ये पूरी एक सीट की तरह से कार्य करने लगेगी, समतल सीट। देख रहे हैं ना, ऐसे जैसे कि कोई चादर है कुछ मोटाई की, यानी इसका कुछ एरिया तो है ही है प्लेटों का, तो वो ए है और इनके बीच की दूरी डी है। तो यहाँ पर अगर पूरे में समान माध्यम भर दें तो ये एक समतल शीट की भांति कार्य करने लगेगी। तो माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें ए व बी, जिनका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। जब प्लेट ए को प्रेरण क्रिया द्वारा +q आवेश देते हैं तो प्लेट बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश हो जाता है, किंतु बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण संपूर्ण बाहरी सतह का धनावेश उदासीन होता है, केवल ऋणावेश बचता है प्लेट बी पर, अर्थात संधारित्र पर कुल आवेश शून्य रहता है। ठीक है। इसके प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के। तो यह एक समतल शीट की भांति कार्य करेगा। तो इसकी तीव्रता क्या होगी आपको पता है, अतः तीव्रता जो होगी E = σ/ε0 के, जहां E का मान होता है V/D और सिग्मा का मान होता है Q/A। तो इस समीकरण 1 में रख दीजिएगा, समीकरण 1 से तो V/D = Q/ε0 के, सिग्मा की जगह Q/A और E की जगह V/A। Q/V एक तरफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा ε0 KA/D और Q/V का मान क्या होता है, C। तो ये आ जाएगा C = ε0 KA/D। ये माध्यम की धारिता है। और अगर यदि वायु माध्यम हो, यानी प्लेटों के बीच में क्या है, वायु हो, तो K बराबर हो जाएगा 1। तो ये धारिता C0 आ जाएगा ε0 A/D, यानी K की जगह 1 हो जाएगा। तो सीधे आप याद रखिए वायु संधारित्र की धारिता ε0 A/D होती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी जब पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा, और जब इसी में से आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा होगा
तो ये इस तरीके से काम करेगा। ये कोई संधारित्र था और ये अब सेकंड केस है जब आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो ये प्लेटों के बीच की दूरी d है और अब हमने कर दिया ये कोई परावैद्युत पट्टी जिसकी मोटाई t है और परावैद्युतांक k, ये रख दिया। तो देखिएगा अब हम इसको सॉल्व करने के लिए वायु में दूरी, वायु में जो भी निकालेंगे वो 1 1 के फॉर्म में और माध्यम में जो निकालेंगे वो 2 2 के फॉर्म में कर देते हैं। तो d1 इक्वल टू हो जाएगा d माइनस टी, पूरी दूरी d है, माध्यम की t है, तो वायु जो बची उतने में d माइनस टी, माध्यम में दूरी इसको हमने d2 मान लिया, ये है t। वायु में तीव्रता क्या हो जाएगी, हमने E1 ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा का मान Q अपॉन A। तो माध्यम में क्या हो जाएगा, इसको हमने E2 माना 2 के फॉर्म में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अतः अब देखिएगा विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है, तो विभव वायु में विभव हो जाएगा V1 और माध्यम में V2, तो V1 हो जाएगा E1 इंटू D1 तथा V2 हो जाएगा E2 इंटू D2। और विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि, तो परिणामी विभव V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V इक्वल टू आ जाएगा V1 का मान E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2, मान रख दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K T, इतना आ जाएगा V का मान। तो देखिएगा V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K या K D माइनस T अपॉन K आ जाएगा। तो Q अपॉन V एक तरफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन K D माइनस T प्लस T, और ये होती है धारिता, तो एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन K D माइनस T प्लस T, ये आ जाएगी धारिता। देखिएगा हमने क्या किया, वायु में दूरी निकाला तो d माइनस टी हो जाएगा, तो माध्यम में मोटाई कितनी है t, ऐसे वायु में तीव्रता को हमने 1 के फॉर्म में लिखा, तो E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो माध्यम में E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा की वैल्यू रख दिया है। तो विभव निकाल लेंगे, क्योंकि तीव्रता से परिणामी निकालेंगे तो दिशा का उपयोग करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि हम विभव का उपयोग कर लें। तो E बराबर V अपॉन डी से V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, तो V1 ये V2 ये, और परिणामी विभव अदिश योग से प्राप्त कर लेंगे। तो इनके E1 D1 और E2 D2 के मान रख के हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लिया और यहाँ लघुत्तम ले लिया, हल कर दिया, Q बटे V की जगह C रख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर खास बात ये कि अगर हम इसके बीच प्लेटों की संख्या बढ़ाते चलें, देखिएगा धारिता ये आई है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन के कॉमन ले ले अगर, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन टी, ये लिखा है। तो जब T टेंस टू T1 एंड K टेंस टू K1 हो, तो ये धारिता आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T1 अपॉन K1, ऐसे आ जाएगा। मान लिया कि अब हमने क्या किया कि ये एक हमने पट्टी रख दी जिसकी T1 मोटाई है और परावैद्युता K1। फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्थिति, ये पहली स्थिति थी, स्थिति सेकेंड, देखिएगा अब हमने क्या किया,
कि K2 परावैद्युतांक और T2 मोटाई की एक और पट्टी रख दी, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2। अब तो आप समझ गए इसका क्रम क्या है। अगर हम एक पट्टी और रख दें P3 मोटाई और K3 परावैद्युतांक, तो थर्ड स्थिति क्या हो जाएगी, अब धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बटे K1 T2 बटे K2 और T3 बटे K3 ऐसे आ जाए। और धीरे धीरे हम ऐसा कर दें कि इसमें सारी पट्टियां भर दें, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें n पट्टियां आ जाएंगी, तो लास्ट तक पूरा, तो ये हो जाएगा n पट्टियां रखी हों बिल्कुल किनारे से किनारे तक, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और Tn अपॉन Kn, ये आ जाएगा। और देखिएगा जब ये सब लास्ट से लेकर लास्ट तक, इस किनारे से उस किनारे तक सब ये भर जाएंगी, यानी एक भी गैप नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn इक्वल टू D हो जाएगा। माना यदि परावैद्युतांक भी सब बराबर हों, K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn, ये सब K के बराबर, तो देखिएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, ये तो वैल्यू पूरी D ही हो जाएगी, प्लस ये T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट सब में K आ जाएगा, तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन K, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, D के इक्वल D अपॉन K, तो एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। देखिएगा उस फॉर्मूले से व्यापक रूप में जब हम पूरे में एक समान ये पूरे परावैद्युत पट्टियां भर दी, तो ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से परावैद्युत में बदल जाएगा। और सबका परावैद्युतांक अगर बराबर है तो पूर्ण रूप से समान परावैद्युतांक होगा, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ K1 K2 अलग अलग बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए फिर वही फॉर्मूले में आ गए, इसका मतलब कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे थे वो सही था, ठीक है ना। तो इस प्रकृति से, इस विधि से हम ये मूल रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो और आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, इसमें हम धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं।